नमस्कार, सिटी न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं चंदू सुवेतिया और मेरे साथ में डॉक्टर संदीप दानखड़े। आज से हम एक नया शो शुरू करने जा रहे हैं। हर गुरुवार को आपको 7 बजे ये शो देखने को मिलेगा। इस शो में सीधी बात डॉक्टर के साथ, यानी स्वास्थ्य संबंधी जितनी भी समस्याएं हैं, हम उन समस्याओं का यहाँ से समाधान करेंगे। मेरे साथ संदीप दानखड़े जानते कि शो की कल्पना, इन्होंने मुझे कहा कि ऐसा शो शुरू करना है, कल्पना ही, और इसमें क्या हम लोग आपको देंगे। डॉक्टर साहब नमस्कार। ये नया शो आना क्या बाद में आपको होस्ट करना है, पहला शो है। थोड़ा सा आप भी आज हम लोग इंटरव्यू ले लेते हैं, बाद में आपको लेना है जी। जो हम ये शो शुरू करने जा रहे हैं सीधी बात डॉक्टर के साथ, सीधी बात डॉक्टर के साथ, इसकी क्या कल्पना है? सीधी बात तो जो होती है ऐसे हम भी सीधी बात ही करें जी। ये टाइटल के पीछे और इसके पीछे क्या उद्देश्य रखा आपने? नमस्ते दर्शकों। सबसे पहले तो हम लोग अक्सर देखते हैं कि आए दिन हम लोग व्हाट्सएप से या इधर उधर के जरिए बहुत सारी जानकारी देखते हैं। ऑनलाइन कुछ जानकारी मिलती है, उसमें की कुछ जानकारी सही होती है, कुछ जानकारी गलत होती है। हम चाहते हैं कि हमारे दर्शकों को हर उनके स्वास्थ्य के संबंधी बीमारियों के बारे में तथा उनके उपचार के बारे में तथा सबसे मेन बात यानी उसको बचाव करने के लिए, उसको जिसको हम प्रिवेंशन कहते हैं, उसके लिए उन्होंने पहले से ही क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और उनके मन में अगर किसी चीज के बारे में अगर कोई शंका है तो आजकल बहुत मुश्किल लगता है लोगों को कि डॉक्टर के पास पहुंचेंगे, नंबर लगाएंगे, कंसल्टिंग फीस ये तो है। देंगे। बहुत कई डॉक्टर को 2-2 महीने नंबर नहीं लगते साहब। हाँ, ये सब हालात में भी ऐसा होता है। बिल्कुल होता है, और इसीलिए हम चाहते हैं कि उन्हीं एक्सपर्ट्स को हम हमारे दर्शकों तक पहुंचाए, और उनके मन के जो सवाल है वो हमारे दर्शक हमको वो सवाल पूछ भी सकते हैं। यानी ये सीधी बात हो, यानी जो जिनको प्रॉब्लम्स होता है या किसी को लगता है परिवार में ऐसा हो सकता है, तो प्रिवेंशन के लिए क्या करना है, उसके लिए डॉक्टर साहब से यहाँ सवाल आप लिख के भेज सकते हैं। नंबर हम आपको स्क्रीन पे दे देंगे। डॉक्टर साहब को डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, हमारे चैनल पे भेज सकते हैं। तो उन सवालों का जवाब यहाँ पे आप एक्सपर्ट, जो उन क्षेत्र में एक्सपर्ट है, उन डॉक्टर्स के माध्यम से आपको देने की कोशिश करेंगे। और इस माध्यम से यानी कई बार हम बहुत चीजों में घबरा जाते, तो वो घबराहट में कई बार हम निर्णय नहीं ले पाते। तो ऐसे समय में क्या करना चाहिए, क्या उसकी प्रिवेंशन लेनी चाहिए, ताकि आप, यदि आपके घर में प्रॉब्लम हुआ तो उस प्रिवेंशन, क्योंकि बीमारी कहीं पे भी आ सकती, कुछ बीमारी चलते रहती, कुछ बीमारी अचानक अचानक आने वाली के साथ में क्या आपने लेना। कई बार कोई बिच्छू काट जाता है, सांप काट जाता है, कभी कोई कीड़ा काट जाता है, हम उसमें घबरा जाते हैं। घबराहट में कई बार होता, कई बार घबराहट में लोग इतना घबरा जाते हैं कि हार्ट अटैक तक आ जाता है। ऐसे भी देखिए, इन सारी चीजों से आपकी घबराहट कम करने के लिए आप पैनिक ना हो और बहुत शांति से गए, और उस समय आपको टेंशन, इन चीजों का सारा डॉक्टर साहब यहाँ से, मैं बराबर समझ रहा हूँ, बराबर बिल्कुल सही और सर, जी जी। बिल्कुल तो सही। इस प्रकार का यह शो रहेगा, सीधा इंटरेक्शन आपके साथ में रहेगा। आप वीडियो भी बना के भेज सकते हैं, यदि आप अनुमति देंगे तो वो वीडियो प्रश्न के साथ में हम चैनल पे चला देंगे। आप प्रश्न लिख के भी भेज सकते हैं, वॉइस मैसेज में भी भेज सकते हैं। जो भी आपकी समस्या आप इस शो के माध्यम से, हाँ, कुछ समस्या ऐसी आप ऐसी भेजें कि जो आम लोगों के भी काम की रहे, क्योंकि बहुत सारी चीजें कॉमन होती है। तो वो चीजें आप भेजें तो सब लोगों के लिए जानकारी भी हो जाएगी। कई प्रश्न ऐसे तो जो हमारे दर्शकों के मन में आते हैं, हम सबको मरीज नहीं कह सकते, लेकिन दर्शकों के मन में आते हैं, तो जो हम डॉक्टर से डायरेक्ट नहीं पूछ सकते। कभी बहुत सारी चीजें, वही डॉक्टर साहब ने बताया कि डॉक्टर की अपॉइंटमेंट, फिर जाना, फिर बड़ी बड़ी फीस, वहाँ फीस के बाद में डॉक्टर 10-12 दवाई लिख के दे देंगे, बहुत सारे डर बने रहते हैं दिमाग में। इस चक्कर में कई बार आदमी डॉक्टर के पास में नहीं जाता। तो नहीं भी जाए, लेकिन कब जाना है आपको और कब नहीं जाना, ये सारी चीजों की डिस्कशन इस शो के माध्यम से होंगी। मेरे साथ में आज संदीप दानखड़े, हम आज का शो शुरू कर रहे हैं। फिलहाल अभी मौसम चल रहा है बरसात का, हम देख रहे हैं कि 2 दिन से काफी बरसात है, आंधी तूफान भी आई। विशेष कर डॉक्टर साहब बच्चों के डॉक्टर है, बच्चों में स्पेशलिटी है उनकी। तो आज उनसे, उन्हीं से संबंध से हम लोग लेंगे कि जो अभी, क्योंकि मौसम का परिवर्तन होता है तो सबसे पहला फर्क बच्चों पे पड़ता है, क्योंकि बच्चे हर मामले में सेंसिटिव होते हैं। थोड़ा भी कोई इधर उधर से आया, बीमारी आई, इन्फेक्शन आया, तो बहुत जल्दी उनको पकड़ लेता है। तो ऐसी परिस्थितियों में क्या उनका अवेयरनेस होना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या सही में मौसम परिवर्तन का बच्चों पे फर्क पड़ता है, घर के माहौल का बच्चों पे फर्क पड़ता है, हम किस प्रकार से रहते हैं, किस प्रकार हमारी लाइफ स्टाइल, उन सब चीजों का फर्क पड़ता है, क्या सभी बीमारियों की दवा एक, इन सारी चीजों पे आज डॉक्टर साहब से चर्चा करेंगे। सबसे डॉक्टर साहब जी। अभी मौसम परिवर्तन हो रहा है, बरसात
आ रही है ना अचानक, क्योंकि बरसात पहले से हम प्रिपेयर रहते हैं कि बरसात आएंगी, उसके लिए बहुत सारे लोग अपने यानी हो सके बच्चे वाले भी अपने से प्रिपेयर होते होंगे, जी आप भी उनको जो होते हो इंस्ट्रक्शन देते होंगे, जी फिर भी कई लोग ऐसे कि जो आप तक नहीं पहुंचता है। सबसे पहले अचानक नहीं, बहुत मूसलाधार बारिश, आंधी तूफान आता है, इन सब चीजों में मौसम भी परे, फिर कल ये था राजदूत, इन सब का बच्चों पे फर्क पड़ता है। और बच्चों में 1 साल के बच्चे, 2 साल के बच्चे, 12 साल के बच्चे, किन बच्चों पे कैसा फर्क पड़ता है? जी ये बहुत ही अच्छा सवाल है, जी क्योंकि जैसे कि हम लोग देखते हैं कि गर्मी की परेशानियां, समर की परेशानियां बहुत अलग होती हर है, सीजन की अपनी परेशानी होती अपने है, होती है, ठंडी की भी लेकिन होगी। बिल्कुल, तो उसी तरह से जैसे ही मानसून शुरू हो जाता है, सब लोग तो गर्मी से इतने परेशान हो जाते हैं कि राह देखते रहते हैं कि कब बारिश हो जी जाए। लेकिन जैसे ही बारिश हो जाती है, पूरी तरह से हालात बदल जाते हैं। जी कॉमनली हम लोग देखते हैं कि एकदम से बारिश आती है, अभी हम लोग कई न्यूज़ में भी देखते हैं कि किसी एरिया में पानी ब्लॉक हो गया है, जम गया कहीं है पे जी। नालियों का गंदगी का पानी पूरा रास्ते में आ गया है, कहीं पर अगर बहुत कंस्ट्रक्शन के काम समर में होते हैं, उसकी वजह से पाइपलाइन जी जी में टूट-फूट होती है, उसकी वजह से लीकेजेस होते हैं। उस वजह से और सबसे पहली जो बारिश होती है, जो वातावरण में भी जो डस्ट और सभी है, वो भी सब बारिश के ज़रिए ज़मीन पर आ जाती है। तो ये सब जो पानी उस वक़्त होता है, तो ये जी जी। पानी से कंटामिनेशन होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते कंटेमिनेशन हैं। क्या होता है ये? कंटामिनेशन यानी कि जिसको हम बोलते हैं कि गंदगी पानी में या पीने के पानी में जाना, इसको हम अच्छा हमारी मेडिकल लैंग्वेज में कंटामिनेशन कहते हैं। अच्छा और सबसे ज़्यादा जो संक्रामक बीमारियाँ होती है, यानी कि इन्फेक्शियस डिजीज़ेज़, जो कि बैक्टीरिया, वायरसेस या फंगस के ज़रिए होती है, इनका सबसे ज़्यादा प्रमाण पूरे साल में बारिश के दिनों में होता है। जैसे आपने कहा कि पीने के पानी से होता है, तो क्या मूल समस्या पानी की होती है कि और भी कोई कारण है तो इसके साथ में? इसमें 2-3 चीज़ें हैं, जैसे कि हमने कहा कि वातावरण में बदल हो जाने की वजह से जैसे पूछने का था कि इसने पानी सही पिलाया तो वो बीमार नहीं होगा। पानी से फैलने वाली बीमारी, एक बात हमेशा ध्यान में रखने की ज़रूरत होती है कि बीमारियाँ अलग-अलग तरीके की होती है। जी कोई भी एक चीज़ नहीं है कि बस ये किया तो हर बीमारी से बचाव हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन जो बीमारियाँ पानी के ज़रिए फैलती है, उन बीमारियों से बचाव होने के लिए साफ-सुथरा पानी पीना, ये एक रास्ता है। उसके साथ ही जिन बीमारियों के लिए वैक्सीनेशन अवेलेबल है, उनसे साफ सुथरा पानी है वैक्सीनेशन ना, आजकल हम ये एग्ज़ैक्टली। मिनरल वाटर मान लेते हैं कि अपना वो। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। साफ-सुथरे पानी के लिए एक डेफ़िनिशन दी गई है डब्ल्यूएचओ के द्वारा, उसको कहते हैं पोर्टेबल वाटर। तो पोर्टेबल वाटर यानी क्या, हम लोग हमारे प्रैक्टिकली बातें बताएँगे हमारे दर्शकों को। जी आपको अगर पीने का पानी अगर आपको कन्फर्म सोर्स पता है, तो सबसे अच्छा रहता है पानी को बॉयल कर लेना और जी पानी को छान कर लेना। जी छान कर लिया हुआ और बॉयल किया हुआ, अगर अपने यहाँ फ़िल्टर भी है, तो भी केवल फ़िल्टर पे रिलाय करके नहीं चलेगा। अच्छा, वो फ़िल्टर समय-समय पर उसका जो प्रॉपर फ़िल्टर होता है, उसमें उसको बैक्टीरिया क्लीन जमा हो करना जाते होंगे। एग्ज़ैक्टली, और रादर उस पर सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया जमा होते हैं। तो उनको क्लीन कर लिया करना, उसको भी उबाल कर लेना, ये भी अरे ज़रूरी सबसे होता है। अच्छा पानी आपका हिसाब से कि भाई बरसात होती है एंड बाकी टाइम पे, लेकिन बरसात में उबाल के पिया हुआ पानी ज्यादा बेटर है। जी, बरसात के दिनों में बिल्कुल पानी को उबाल कर और छान कर ही पीना चाहिए। गरम-गरम पीने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उबाल कर लेना है ताकि वो उबाल के ठंडा निर्जंतुक कर हो लिए तो जाए। भी चलेगा। एग्ज़ैक्टली। सर क्या कौन सी है ना बीमारी है, समझो चलो पानी भी पिलाया उसके बाद बीमार नहीं होगा, ऐसा तो आप गारंटी नहीं ले सकते ना कि नहीं होगा करके। कौन कौन सी बीमारी, उनको क्या सिम्टम्स लगते हैं बरसात के कि भाई बरसात आ गई तो ऐसा यदि बच्चे ने हरकत किया तो वो बीमार है? मैं इसको ये समझ सकता हूँ कि सबसे पहले शायद ये सवाल अपना पानी से रिलेटेड है, तो ये मैं इस तरह से बताना चाहूँगा कि पानी के ज़रिए कौन-कौन सी बीमारियाँ जी होती है, जी जो इस सीज़न में फैलती है। सबसे कॉमनली इन दिनों में फैलते हैं पानी के ज़रिए, वो होता है डायरिया, यानी दस्त लगना। जी तो पानी में अगर कुछ इन्फेक्शंस हो जाते हैं, खासकर बैक्टीरिया, तो वो इन दिनों में बहुत ज़्यादा होता है। उसी तरह एक रोटा वायरस नाम का वायरस होता है, जो इस सीज़न में बहुत एक्टिव हो जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा प्रमाण में इन्फेक्शंस फैलाता है और बहुत इन्फेक्शियस होता है। पुराने ज़माने में हमको याद है जब हम स्कूल में थे, तब जून महीने में स्कूल शुरू हो जाती थी और जी 2-3 हफ्ते के बाद में सबको लाइन में खड़ा रह के कॉलरा का टीका लगाया हाँ जाता था। हाँ, लेकिन अभी चूँकि हाइजीन में इम्प्रूवमेंट हुई है, तो कॉलरा के पेशेंट्स नहीं के नहीं है बराबर हो बराबर, गए हैं। लेकिन अगर कॉलरा हुआ तो पुराने ज़माने में गाँव के गाँव उसकी खाली हो वजह से, जाते हैं, हैजे की कॉलरा वजह है से जैसे, हाँ। पूरे-पूरे गाँव खाली हो जाते थे। अभी भी कुछ जगह पर कॉलरा के पेशेंट्स दिखाई गए, इसलिए उसके लिए भी नया वैक्सीन भी अवेलेबल हुआ है। कॉलरा हो रहा है अभी भी? बहुत कम है प्रमाण, जितना पहले होता था उतना प्रमाण में नहीं है, लेकिन कुछ कॉलरा के पेशेंट्स दिखाई दिए हैं इंडिया में, उसकी वजह से इस बार एक नया उसके लिए वैक्सीन भी अवेलेबल हुआ है। और एक कॉलरा एक नोटिफाइबल डिजीज़ है, अगर कहीं पर भी कोई पेशेंट कॉलरा का निकलता है, तो उसकी जानकारी हमें महानगर पालिका को देनी होती है और वहाँ का स्वास्थ्य विभाग उसके लिए उस पूरे एरिया में सर्वे इंस्ट्रक्शन करके प्रॉपर प्रिकॉशनरी उसके मेजर्स लेता वायरस है। फैलते हैं उसके, जी छुआछूत हाँ, की बीमारी जी वो भी? जी हाँ, ये इन्फेक्शियस डिजीज़ है और चाहे वायरस हो, चाहे बैक्टीरिया हो, ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फैलता है।
डायरिया के क्या बार बार लैट्रिन होना यही सिम्टम्स है, और जी। भी कोई सिम्टम्स है? कई बार डायरिया, ये जो इन दिनों में होने वाले डायरिया है वो अलग 3 कारणों की वजह से अलग-अलग होता है। इसमें कॉमनली जैसे मैंने कहा कि बैक्टीरियल डायरिया जो होता है, उसमें कई बार बहुत बुखार भी आ सकता है, अच्छा। पेट दर्द हो सकता है, उल्टियाँ, मचलाहट हो सकती है, लैट्रिन स्टिकी चिकट लैट्रिन हो सकती है, या तो पानी जैसी फाउल स्मेलिंग लैट्रिन हो सकती है। उसके साथ में कभी-कभी लैट्रिन में से खून भी जा सकता है। तो इस तरह के लक्षण, इस तरह के जो हमने डायरिया कहा उसकी वजह से होते हैं। लेकिन उसके साथ-साथ कुछ बीमारियाँ जैसे कि टाइफाइड, टाइफाइड भी इन दिनों में ज़्यादातर होता है, अच्छा। और वो भी अक्सर दूषित अन्न खाने से होता है। हम लोग देखते हैं कि फ्रूट्स है, उनको कहाँ से, उनको ताज़ा रखने के लिए हमेशा पानी मारा जाता है। अच्छा, गर्मी के दिनों में तो पानी पता नहीं कहाँ से आता है, अच्छा, वो सोर्सेस कहाँ पानी भी से उसमें मिलते मारा हैं, हो वो भी। वो भी। इसीलिए कोई भी फ्रूट्स अगर हम खा रहे हैं, कोई भी चीज़ हम खा रहे हैं, तो हमारे हाथ भी अच्छे से धोए जाने चाहिए, और वो फ्रूट्स, फल, सब्जियाँ, और खासकर अगर पत्ता सब्जियाँ, बहुत से लोग पूछते हैं कि हमने डाइट के मामले में क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, खाने के मामले में क्या प्रिकॉशंस। तो कोई भी पत्ते की सब्जियाँ अगर आप खा रहे हो, तो उसको अच्छे से वॉश करके लेना चाहिए। ये प्रिकॉशंस लेना बहुत ज़रूरी है टाइफाइड के मामले में। उसी तरह से एक हेपेटाइटिस नाम की बीमारी होती है, पीलिया जिसको बोलते हैं। पीलिया जिसको कहते हैं, वो सबसे ज़्यादा इन दिनों में होती है। यानी ये जो पुरानी है, ये सब पारंपरिक बीमारी आप बता रहे हैं, जो जी। डायरिया कई सालों से हम देखते आ रहे हैं, जी, डायरिया, मलेरिया, टाइफाइड, जी। पीलिया, ये तो सब है ना परंपरागत चलते हैं, यानी हम इसको बोलते हैं ट्रेडिशनल बीमारी बोल सकते हैं इसको। हाँ, मतलब सालों से चलने वाली बीमारी हाँ। ज़रूर बोल सकते हैं, लेकिन इसका तो इनके प्रमाण वैक्सीन टीके नहीं निकलते क्या कभी? बिल्कुल निकले हैं, इसके वैक्सीन निकले हुए हैं। जैसा कि मैंने कहा कि 90%, अब मैं चूँकि बच्चों का डॉक्टर हूँ, तो बच्चों में जो भी डायरिया होता है, उसमें से 90% रोटा वायरस से होता है, और रोटा वायरस का रोटावायरस वैक्सीन। रहता क्या है, मालूम कैसे पड़ता है? हाँ, मैं कैसे आपको symptoms आते हैं? सबसे कॉमनली बातें देता हूँ। इसमें एकदम पानी जैसी लूज़ लैट्रिन, मोशंस होते हैं, अच्छा। एकदम पानी जैसी लैट्रिन्स अच्छा, होती पानी है। फिर इधर निकलना चालू हो जाता है। भर-भर के लैट्रिन होती है, और बच्चा डिहाइड्रेट होता है, शरीर से पानी कम हो जाने अच्छा। की वजह से एकदम सूख जाता है, पेशाब कम होती है, मुँह पूरा सूखा हुआ दिखता है, आँखें सनकन हो जाती है, और स्किन को अगर आप ऐसे चिमटी लो, तो चिमटा वैसे के वैसे टेंट के जैसा रहता है। अच्छा, वो उसको टेंट साइन माइल कहते हैं। माइल ये मोल्ड नहीं उसकी होता जगह पर। इलास्टिसिटी कम हो जाती है। तो इस तरह का सीवियर डिहाइड्रेशन, एक पेशाब बार कम वापस होना। धीरे-धीरे थोड़े से बताइए सिम्पटम्स जी, के। सबसे पहले तो बहुत शरीर से रोटा पानी। वायरस के, रोटा वायरस रोटा के वायरस। सिम्पटम्स बता रहे हैं। आपके घर में भी बच्चा है, आपको लगता है रोटा वायरस उसको है, तो सर सिम्पटम्स बता रहे हैं कि किस प्रकार से आप उनको जान सकते हैं और कितने इमीडिएट आपको इलाज की आवश्यकता है? जी, तो रोटा वायरस जब इन्फेक्शन होता है, तब इसमें पानी जैसे दस्त होते हैं। जी। दस्त की फ्रीक्वेंसी यानी होना बहुत बार-बार होते हैं। अच्छा। दिन में कई बार 10 बार, 15 बार, 20 बार, 25 बार भी लैट्रिन हो ये सकते हैं। कितने एज तक के बच्चों को होता है? कोई इसमें एज की लिमिट रहती है? एज की लिमिट, उसमें होता अक्सर ये है कि कोई भी इन्फेक्शन को जब हम एक्सपोज़ हो जाते हैं, तब उसके बाद में हमारे शरीर में उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ तैयार हो जाती है, इम्यूनिटी तैयार हो जाती जी। है। और अभी इसका मैं एक यहाँ पर आपके लिए बताना चाहूँगा कि भारत में ही नहीं, दुनिया में सबसे ज़्यादा बाल मृत्यु यानी 5 साल के नीचे के बच्चों की मृत्यु पहले रोटावायरल डायरिया से होते थे। हाँ, हाँ। लेकिन गवर्नमेंट ने इसका वैक्सीनेशन चालू कर दिया है, अच्छा। और पिछले 10 साल में ये वैक्सीनेशन चालू होने की वजह से आज की इम्यूनिटी डेट बढ़ में गई। ये प्रमाण बहुत कम हो गया है, और अभी अंडर 5 मॉर्टेलिटी सबसे ज़्यादा डेथ होती है, वो निमोनिया से होती है, ना कि डायरिया की वजह से। ओआरएस और ये रोटावायरल वैक्सीन, ये 2 चीज़ों की वजह से दस्त की वजह से होने वाले बाल मृत्यु में बहुत ज़्यादा कमी आई है। अभी क्या लगता है पिछले साल आपने रोटा वायरस के कितने एग्जामिन हुए होंगे अमरावती में, अंदाजन ऐसे? मैं आपको अगर पर परसेंटेज उसके में अपन ये जी, मानते कितना है तो? जी, देखिए कैसे होता है कि कॉर्पोरेशन की तरफ से उसका डेटा होता है, जी। लेकिन ये केवल प्रूवन केसेस के बारे में होता है। हमारे यहाँ जब भी कोई पेशेंट आता है, एक तो होता है अनुभवों के आधार पर हम उसको ट्रीट कर लेते जी, हैं, जी। और इसको प्रॉम्प्टली ट्रीट करने से कई बार इलाज सस्ता हो जाता है। अगर आप उसका कल्चर और बाकी जाँच करने जाओ तो वो महँगी नहीं हो होगा, जाती है। अच्छा। लेकिन जब भी कोई इसमें किसी एरिया, गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करेगी, बिल्कुल है, कॉर्पोरेशन नहीं करेगी सब बिल्कुल उसके लिए? कॉर्पोरेशन का फुल सपोर्ट है इस चीज़ के लिए, जब फिर भी पैसा कभी। क्यों लगेगा उनको? हाँ, इसलिए ऐसा है क्योंकि लोग हर चीज़ का ट्रीटमेंट कॉर्पोरेशन सेंटर्स में लेना नहीं चाहते। अच्छा। यहाँ हर क्लास अलग-अलग है। जैसे कि कॉर्पोरेशन के सेंटर जितने भी है यहाँ पर, जैसे हम लोग देखते हैं कि थाना, मुंबई, वहाँ पे कॉर्पोरेशन के मेडिकल कॉलेजेस हैं। जी। तो एक मेडिकल कॉलेजेस में जिस तरह का ट्रीटमेंट होता है, उसमें तो हमारे यहाँ पर हेल्थ सिस्टम अलग-अलग लेवल की है। इसमें एक प्राइवेट 5 स्टार हॉस्पिटल्स भी है, एक वो क्लास का आदमी कभी उसको आप फ्री में देने जाओ, कुछ भी देने जाओ, नहीं वो लेगा। लाइन में नहीं लग सकता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, या कॉर्पोरेशन हॉस्पिटल्स का जितना लिमिटेड स्टाफ है, अपने कॉर्पोरेशन के भी हेल्थ स्टाफ के, उनके हर चीज़ का एसओपी यानी कोई भी चीज़ इन्फेक्शन निकलने के बाद में जिस तरह से एक्शन लेनी होती है, वो डेफिनिटली ली जाती है। लेकिन हर कोई लोग जो अलग-अलग क्लास के हैं, वो सभी लोग केवल कॉर्पोरेशन या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट नहीं लेते। लेकिन किसी भी एरिया में अगर ऐसा कोई पेशेंट निकलता है, तो उस एरिया में पूरा सर्वे होता है, और वो घर-घर सरकार जाके को सैंपल सूचना लिए देनी जाते जरूरी हैं। है।
वो नोटिफाइबल डिजीज की कंपलसरी है। किसी भी डॉक्टर के यहाँ पर जब उनको रजिस्ट्रेशन मिलता है तब उनको उस सर्टिफिकेट के साथ में एक फॉर्म भर के देना होता है। उसमें उनके साथ ये लिख के लिया जाता है कि ये नोटिफाइबल डिजीज है, इनमें से कोई भी अगर आपके एरिया में निकलता है तो आप कॉर्पोरेशन को इन्फॉर्म करना उनके लिए कंपलसरी है। किसी को रोटा वायरस समझो अभी हो गया, डायरिया हो गया जी। अ, आपके पास पहुंचने से पहले उसने घर में क्या सबसे बड़ी प्रिकॉशन ले, आपके यहाँ यानी इलाज लायक पहुंचे वहां तक वो? बहुत बढ़िया सवाल पूछा आपने। बल्कि मैं ये कहूंगा जी। कि अगर हम इसका सही जवाब देंगे और दर्शक अगर इसका महत्व समझ लेंगे तो 90% पेशेंट्स को डॉक्टर तक जाने की जरूरत अच्छा, नहीं घर पे ठीक पड़ेगी। हो सकता है हाँ बीमारी? जी, केवल सीवियर मैटर्स में या जी। तो बहुत ज्यादा सीवियरिटी में या कोई बहुत ही ज्यादा इम्यूनिटी कम है या बहुत ही निग्लिजेंट है पेरेंट्स या उतना केयर नहीं ले पा रहे, केवल उन्हीं मामलों में। खुद मैं मेरे ओपीडी पेशेंट्स में भी जी, अगर जी। रोटा वायरस के या किसी भी तरह के वायरल डायरियाज के पेशेंट्स ट्रीट करता हूँ तो उनको एडमिट करने का प्रमाण 1 to 2% ही अच्छा, है। 100 में से 1-2 लोग हो तो बाकी एग्जैक्टली। सबको कर। उसके 2-3 कारण है क्योंकि पेरेंट्स भी उतने समझदार है। एक क्लास जो होता है वो एक अगर उसकी हाइजीन की तरफ अच्छे से ध्यान रखता है। सेकेंडली सबसे मेन अगर हम उसमें एग्जैक्टली क्या होता है बीमारी में वो समझ लेते हैं। जैसे कि इस रोटा वायरल डायरिया में शरीर से पानी और क्षार कम हो जाते हाँ। हैं। तो आपका केवल एकमात्र पहला रिस्पॉन्स ये होना चाहिए कि आप क्षार और पानी का रिप्लेसमेंट करते नमक रहो। और शक्कर पिलाते रहो बोलते हो? बस नमक शक्कर का जो घोल होता है, 1 गिलास पानी में 2 चम्मच शक्कर और चिमटी भर नमक, या तो ओआरएस का 5 रुपए का घोल अच्छे-अच्छे अलग-अलग फ्लेवर में आपको पाइनएप्पल, ऑरेंज अलग-अलग फ्लेवर में मिल जाता है। किसी भी मेडिकल शॉप में ये मिल जाएगा, किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्री में मिलेगा, किसी भी कॉर्पोरेशन हॉस्पिटल में फ्री में मिलेगा। और जैसे मैंने कहा कि होममेड ओआरएस हम घर में ही बना सकते हैं। जी। 1 गिलास पानी, 2 चम्मच शक्कर, चिमटी भर ओके। नमक। आपको फ्लेवर डालना है, आप नींबू शरबत जैसा बना लो, कोई फ्लेवर डाल लो, कोई हरकत नहीं है। तो इस तरह से अगर हम ये ओआरएस समय-समय पर बच्चे को पिलाते रहे, जितने दस्त हो रहे, उतना रिप्लेसमेंट अगर उसको मिलते गया तो ये बच्चा सीरियस नहीं होगा। उसके साथ में अगर कोई बुखार है तो बुखार की दवा दीजिए। लेकिन कभी-कभी कुछ ऐसा हो जाता है कि लैट्रिन बहुत ज़्यादा होते हैं, कुछ बच्चे मुँह से ले नहीं पाते या साथ में वोमिटिंग ज़्यादा है, इसीलिए पेट में कुछ रह नहीं रहा है, लॉसेस ज़्यादा हो रहे हैं। ऐसे वक़्त में जब बच्चा मुँह से नहीं ले पाता, इतना शरीर से इलेक्ट्रोलाइट्स कम हो जाता है कि वो उसकी बेहोश होने लग जाता है। उस समय ऐसे वक़्त में उसको इंजेक्शन सलाइन के ज़रिए ही देना होता है। लेकिन ऐसे बच्चों का प्रमाण मैं कहूँगा कि 1 या 2% से कम होता है। जैसे डॉक्टर साहब ने रोटा वायरस से जिससे बहुत ज़्यादा डेथ होने की संभावना बताई है डॉक्टर साहब ने, हालांकि वैक्सीनेशन से बहुत कम हो गया, लेकिन उसका भी यदि आपने प्रॉपर घर पे समझदारी से ले लिया तो शायद डॉक्टर पास जाने की जरूरत नहीं पड़ी, ऐसा डॉक्टर साहब ने बताया। एक लेते छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद में और बहुत सारी जो बरसात में भी बच्चों को कॉमन प्रॉब्लम होती है उसके ऊपर चर्चा करेंगे डॉक्टर साहब। छोटे से ब्रेक के वापस आते हैं, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सिटी न्यूज।